हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं 20 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो इससे पहले हम लोग मैथ्स के सारे सोल्यूशन कर चुके हैं टीयर 1 के 39 शिफ्ट के अंदर। तो इन सब के लिए आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मैथ के बाद हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश के बाद फिर करेंगे हम रीजनिंग, उसके बाद फिर जीके जीएस पे ध्यान देंगे। इस तरीके से एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पे चैनल बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। देख सकते हैं कि यहाँ से आपका इंग्लिश का सवाल जो है कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं। पहला सवाल बोलता है कि द यंग वन ऑफ ए लायन इज कॉल्ड। लायन का जो यंग वन है, छोटा बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो लायन के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कब। ठीक है, लायन के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? कब। शेर के बच्चा। ठीक है, कोल्ट किसको बोलते हैं? कोल्ट बोलते हैं जो घोड़े का बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ट। चिक जो होता है उसको चूजा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? चूजा। जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम लोग चूजा। ठीक है, हैन। फिर यहाँ बोलेंगे एक और वर्ड यहाँ पे, काफ। काफ जो होता है ये हम लोग बोलते हैं बछड़ा। बछड़ा को बोलते हैं हम लोग काफ। ठीक है, तो पहला सवाल जो है इस तरह का सवाल दे रखा है आपका कि लाइन का जो बच्चे है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 वर्ड है मेटिकुलस। इसका एंटोनिम क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है जो सभी काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। बहुत ही केयरफुल होके कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। बेहतरीन तरीके से काम करना, मेटिकुलस। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? केयरलेस, यानी कि लापरवाह को बोलेंगे हम लोग एंटोनिम। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है हेडफुल। हेडफुल का मतलब क्या बोलेंगे? जैसे केयरफुल को बोलते हैं सावधान, सचेत, उसी को बोलते हैं हम लोग हेडफुल। बोल सकते हैं सावधान। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें, दैट इज कॉल्ड हेडफुल। ठीक है, अनटेडी। अनटेडी का मतलब होता है मैला कुचैला। केयरफुल का मतलब फिर से यहाँ पे आ गया हेडफुल का सिनोनिम। तो यहाँ क्या बोलेंगे? मेटिकुलस का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस। नंबर 3 पे दोस्तों, नंबर 3 क्या बोलता है कि आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। आप यहाँ देख चुके होंगे कि यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर आई गो टू रायगंज। नहीं, जब भी आपका दो पास्ट सेंटेंस जुड़े एक साथ, तो जो काम पहले हो गया उसके साथ हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट लगाते हैं भाई। आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने क्या बोला कि हम सिलीगुड़ी चले गए थे बिफोर आई गो टू रानीगंज, बिफोर आई गो टू रायगंज। तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई? बिफोर आई वेंट टू रायगंज। ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि सिंपल पास्ट सेंटेंस आएगा जो बाद में हो रहा है। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। तो पहले काम कौन सा हुआ? सिलीगुड़ी जाने का, मतलब वहां लगा देंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। और यहाँ लगे सिंपल पास्ट, यानी कि आई वेंट टू रायगंज। ठीक है, उम्मीद करते समझ आ गया होगा। नंबर हम लोग चलते हैं 4 पे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नर्वस? नर्वस हो जाना। ठीक है, नर्वस हो जाना, बेचैन हो जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? करेजियस, यानी कि साहसी होना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है सैकी, जो हिलता रहता है ना उसको बोलते हैं सैकी, हिलने वाला। हेजिटेंट, जो हिचकिचाता है उसको बोलते हैं हेजिटेंट। कैजुअल मतलब औपचारिक तरीके से, कैजुअलिटी नहीं बोलते हैं, कैजुअल तरीके से हमने ये काम किया, औपचारिक तरीके से हमने ऐसा काम किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंटोनिम ऑफ नर्वस इज ऑल अबाउट कोरेजियस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है? 5 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है अंडरलाइन करके, वल्नरेबल। इससे कुछ संबंधित कुछ पूछ रहा होगा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड? तो पूरा कहानी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही असुरक्षित है, जो बहुत ही असुरक्षित है, यानी कि जो जिसको जैसे बोलते हैं ना कि बीमारी किसी को जल्दी पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं कि वल्नरेबल है। ठीक है, मतलब वो असुरक्षित है, जल्दी उसको पकड़ लेता है कोई चीज़ें, तो वो एट रिस्क पे है। ठीक है, वो एट रिस्क पे, उसको बोलते क्या बोले हम लोग? बोल सकते हैं कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एट रिस्क। एरोगेंट किसको बोलते हैं? घमंडी को। जो प्राउडी होता है ना, घमंडी, दैट इज कॉल्ड एरोगेंट। ठीक है, एक है तुम्हारा एडेप्टेबल, जिसको अनुकूल बनाया जा सके। एडॉप्टेबल नहीं बल्कि एडेप्टेबल, पूर्व तो पता आपको। आप यहाँ देखना, 2-3 वर्ड में लिख रहा हूँ। एक होता है एडॉप्ट, एक होता है एडेप्ट, ADEPT, और एक होता है एडेप्ट जो यहाँ पे आपको दे रखा है। तीनों वर्ड में डिफरेंस आप देखेंगे। एडॉप्ट आपको पता होगा पहले से, किसको बोलते हैं? गोद लेना, दैट इज कॉल्ड एडॉप्ट, है ना, गोद लेना। एक होता है एडेप्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग कुशल। समझ के बाद कुशलता, कुशल को बोलते हैं एडेप्ट होना।
आई एम एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, राइट। यहाँ बोलते हैं एडेप्ट, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना खुद को, ठीक है, अनुकूल बनाइए खुद को, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, एडेप्ट। समझ गए बात। तो वल्नरेबल जो होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट रिस्क वर्ड जो यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। इस बंदे ने 3 चूज किया है, आई डोंट नो व्हाई। एडेप्टेबल क्यों कह रहा है पता नहीं चल रहा मुझे, ठीक है। 6 पे आते हैं भाई। हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाई हर। आप देखेंगे हैज है, फिर देखेंगे बिन है, और फिर देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपको ये दिख रहा होगा कि भाई साहब ये तो पैसिव सेंटेंस है, और ये पैसिव सेंटेंस अगर है, मुझे दिख रहा है कि हैज हैव है, तो बेशक ये प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस होता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें बिन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। आओ जरा चूज करें। यहाँ पे हैव तो है, बट हैव सी अगर ये थर्ड पर्सन है मेरे भाई, तो हैव क्यों आएगा, हैज आना चाहिए, हटा दो इसको। हैज सी कुक्ड द कस्टर्ड। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन में सॉरी, नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट यहाँ पे आना चाहिए, नॉट यहाँ पे आए नहीं, काट के हटाओ। डज तो आएगा ही नहीं, हैज ही होना चाहिए, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। तो जो एक्टिव पैसिव के सवाल होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, सेकंड्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम निकालना है आपको किसका, एविडेंट। एविडेंट क्या बोलते हैं भाई, एविडेंट जिसे बोलते हैं ना कि आंखों देखी गवाह, दैट इज कॉल्ड एविडेंट, है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखना, दैट इज कॉल्ड एविडेंट, आंखों देखा प्रत्यक्ष, ठीक है भाई। सो आपसे कह रहे हैं कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग हिडन। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो पर्याप्त या प्रचुर मात्रा, दैट इज कॉल्ड प्रचुर, सॉरी प्रोफ्यूज, ठीक है, प्रोफ्यूज बोलेंगे उसको, करेक्ट पता है आपको। विजिबल मतलब जो दृश्य, जो विजिबल है, जो आंखों को देख सकता है, दैट इज कॉल्ड विजिबल, दर्शनीय आप बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 इज व्हाट, बाय किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों को मारने के बाद दे थॉट दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स, ठीक है, वो इस योजना का अधिक लाभ उठाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो आपसे कह रहा है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है, इनके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल वन वर्ड। तो वो होता है भाई जेनोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, सामूहिक हत्या को बोलते हैं जेनोसाइड। बाय किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। सुसाइड मतलब आत्महत्या, फर्टिसाइड होता है, फर्टिसाइड नहीं बल्कि फर्टिसाइड होता है, FOETICID, फर्टिसाइड। इसको बोलते हैं हम लोग भ्रूण हत्या, आपने भी पढ़ा होगा पहले से, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। देखेंगे होमी से मतलब होता है मानव घाती, मानव का हत्या, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भाई और चलते हम लोग 9 पे। इमर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्स। इमर्स तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बट इमेंस मुझे मालूम है कि इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या प्रचुर मात्रा, दैट इज कॉल्ड इमेंस। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछ रहा है सिनोनिम, तो सिनोनिम अगर इन्वॉल्व को बता रहा है, इसका मतलब इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, तो आप लिख लो, मुझे याद नहीं है कोई बात नहीं। इमर्स का मतलब भी कहीं ना कहीं इंक्लूड या फिर शामिल होने के अर्थ में ही इसका कुछ दे रहा होगा, तभी तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व होने की बात कह रहा है, ठीक है। अनकवर मतलब कवर को हटाना। इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब बोलते हैं ना कि उजागर हो जाना, उभर जाना, दैट इज कॉल्ड इमर्ज, उभरना लिख सकते हैं इसको। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट मतलब दूर। आगे बढ़े, नंबर 10 आपको चूज करना है करेक्टली, यूज कौन सा कर रहा है इनडेफिनिट आर्टिकल का। तो जो इनडेफिनिट है वो कौन कौन सा है, ए है फिर एन है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। जो द होता है उसको बोलते हैं भाई डेफिनिट आर्टिकल। तो आपको चूज करने के लिए कह रहा है कि कौन सा एक इनडेफिनिट आर्टिकल का सही सही यूज किया गया। आप मुझे बताओ, यूएफओ के पहले यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे ए है, एन है, फिर एन है, ऐसा कुछ वर्ड है। फिर यहाँ देखो इंग्लिश के पहले ए है, फिर एन है, फिर ए है, फिर एन है, मतलब 2 वर्ड को देख के आपको करना है, ठीक है। आपने ये बचपन में पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी के पहले हमेशा ए लगता है। आप देखेंगे, अच्छा सर आपने बताया था कि वॉवेल के पहले तो A E I O U अगर रहे तो इसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन अगर इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अगर यू यू आ रहा है, तो ये क्या होता है कि इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं भाई, ए लगाते हैं। मतलब यूएफओ के पहले हम क्या लगा सकते हैं, सिंपल ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे, मतलब इन दोनों को काट के हटाओ, ठीक है। बच गया 2 ऑप्शन। लेकिन जैसे हमने इंग्लिश देखा, तो इंग्लिश के पहले ए नहीं बल्कि एन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल था बिल्कुल भी। नंबर 11 पे चलते भाई। ब्रेन ब्रेन रिमेंड साइलेंट। खैर उतना पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे, एसअप हिज सिथ, एसअप हिज सिथ द एंटायर टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसअप। एक होता है
ये सिथ नहीं बल्कि स्लीव होता है। और मैं पढ़ा था बार बार कि सिथ सिथ क्यों लिखा हुआ है। सिथ का मतलब तलवार का कुछ म्यान को बोलते हैं ना सिथ। ये जो इडियम होता है उसको बोलते हैं हम लोग एन एस अप, या फिर एन लगाओ नहीं भी लगाओ, एन एस अप वंस स्लीव, ये बोलते हैं। तो वन की जगह पे देखेंगे ऑप्शन में आप, यहाँ पे वन की जगह सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, हिज हर देल देम सेल्व्स, ठीक है, ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो योर आवर वट एवर यू कैन सिंपली अप्लाई दैट सब्जेक्ट इन स्पाइट ऑफ दिस वंस, राइट। तो कह रहा है कि एन एसअप वंस स्लीव, इसका मतलब ये होता है कि जैसे टू कीप अ सीक्रेट मेथड है ना, जो कि यूज कर सकते हैं हम लोग जब जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड। हाँ, मतलब जरूरत पड़ने पे किसी चीज को दिखाना कि हमारे पास वो मेथड भी है, मुझे मालूम है, दैट इज कॉल्ड टू एस अप हिज सिथ, टू एस अप हिज स्लीव, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तुम्हारा ये होता है तुम्हारा कि अगर इसका मतलब आपको नहीं मालूम है तभी कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वो इडियम मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लीव के बदले सिथ इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़े भाई, 12 पे आते हैं। एक्टिव वॉइस में फिर से कन्वर्ट करना है आपको। विल जैक डिलीवर द स्वीट्स, अच्छा ये वो सेंटेंस है किधर। इफ करेगी, इफ हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे। इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक, जब भी ये सेंटेंस लग गया बाय जैक, मतलब ये ऑफ कोर्स ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किसी के द्वारा स्वीट्स को डिलीवर किया जाएगा, राइट। इसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगर एक्टिव वॉइस में, तो आप देखेंगे विल के साथ जब बी आता है तो बी को हटाएंगे, यानी कि सिंपल फ्यूचर का टेंस है, का ये सेंटेंस है, विल या सेल आना चाहिए और प्लस वर्ब का वन आना चाहिए, आना चाहिए भाई। तो यहाँ देखेंगे विल यहाँ भी है, यहाँ पे आर है तो काट के हटाओ पहले फटाफट, 4 नंबर को काट के हटाओ। अब यहाँ पे देखेंगे विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे, बेशक विल जैक के बाद बी आना ही नहीं है मेरे को। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में क्या बोल रहा है कि विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, में बी तो आना ही नहीं पड़ेगा। जैक विल डिलीवर द स्वीट्स टुडे, यहाँ पे कह रहा है कि इफ, ऑफ कोर्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होने वाला है भाई। इफ मतलब यदि, क्या नहीं लगाते इफ या वेदर, इस आंसर को पैदा करता है, तो हम क्या बोलेंगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। तो 1 और 3 में चूज करेंगे तो ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते भाई और 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्या बोलते हैं, एक पैराजम्बल है। कोई बात नहीं, पैराजम्बल कैसे करते हैं बताइए आपको। आप देखेंगे ऑप्शन में ए है, बी है और 2 बार सी है, मतलब डी तो है ही नहीं, डी को हम पढ़ेंगे नहीं पहले। और चूंकि अगर सी 2 बार है तो पहले सी को पढ़ना बनता है, समझ मेरी बात। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज्ड इन 1997। टाइटैनिक जो है एक अमेरिकन रोमांटिक जो एडवेंचरस मूवी है, जो रिलीज हुआ था 1997 में। इसको पढ़ के लगेगा अच्छा टाइटैनिक की पूरी कहानी इसमें कुछ देना दे रखी है, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में लग जाएगा अच्छा ये तो सी से ही शुरुआत होने वाला है। बाकी अगर कंफर्म नहीं है तो फिर भी आप ए और बी को पढ़ के देख लो। इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ आरएमएस टाइटैनिक, ये केंद्रित करता है किस पे, आरएमएस टाइटैनिक के डूबने पे। तो यहाँ पे टाइटैनिक मूवी है जो किस पे सेंटर करता है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि सी के साथ कहीं ना कहीं ए हमारा केंद्रित है, ए हमारा रिलेटेड है, बोल सकते हैं। द फिल्म proved immensely popular, holding the all-time box office gross record for more than a decade after its release. इसके रिलीज के बाद आगे 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 ना 10 साल तक किसी ने इसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। 10 साल तक कब्जा किया, मतलब नहीं बोलते हैं सबसे अधिक कमाने वाली पिक्चर बनी थी, तो ये कह सकते हैं। तो आप देखेंगे सी साथ कहीं ना कहीं केंद्रित किस पे है, इस मूवी केंद्रित किस पे है, फिर वो कमाया किस पे, मतलब मैं कह सकता हूँ फिर मोस्ट ऑफ फिल्म जो स्टोरी था वो टोल्ड किया गया फ्लैशबैक्स में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ए और बी तो नहीं हो सकता, ए और बी को हम काट के हटा दिए, दो बच गया सी। और हमने पहले ही बोल दिया कि सी और ए क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, मतलब सी और ए जो है एक साथ आएंगे मेरे भाई, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही करते हैं सॉल्व, आप भी ऐसे ही करना, मुझे लगता है कि 90% केस में ऐसा सही हो जाता है। अगर आप इलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को तो बन जाते हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं भाई और 14 पे आते हैं। लेब्राडोर्स आर जेंटल डोकाइल डॉग्स, यहाँ पर डोकाइल जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, DOCIL, डोकाइल बोलते हैं नम्र या विनम्र। तो ये कह रहे हैं कि लेब्राडोर जो डॉग की प्रजाति है वो बहुत ही जेंटल होते हैं, नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। डोकाइल ये वर्ड तुम्हारा सही है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। 15 नंबर सवाल। ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जो राजनीतिक कारण से अगर किसी को मार देना उसको हम लोग कहते हैं एसासिनेशन। उसी के शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, एसेसिन, हत्यारा।
मॉन्स्टर बदमाश को बोलते हैं, हैंगमैन जो फांसी पे देने वाले इंसान होता है उसी को बोलते हैं हैंगमैन, जल्लाद इसको कह सकते हैं, मुझे लगता है हैंगमैन वही होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ जल्लाद ही होता है। ठीक है, क्रिमिनल तो पता ही आपको, गुंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और 16 पे आते हैं, फिर से आपका आ चुका है पैराजम्बल। पैराजम्बल क्या बोलता है भाई? तो पैराजम्बल फिर से आप देखेंगे, ऑप्शन ए है, फिर डी है, फिर सी, मतलब बी हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो बी को हम पढ़ेंगे नहीं। और जब बी को हम पढ़ेंगे नहीं तो ए है, सी है, फिर डी है। अब चूंकि डी 2 बार है तो पढ़ने का मन करेगा कि पहले हम डी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टू ऐड टू दिस, जैसे हमने पढ़ा कि टू ऐड टू दिस द करंट इकोनॉमी हैज इम्पैक्टेड मेनी कंपनीज, जैसे हमने पहला वर्ड ही पढ़ा टू ऐड टू दिस, मतलब इसके पहले कोई सेंटेंस कहा गया होगा, उसमें इस सेंटेंस को भी ऐड करना चाहता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डी नंबर जो है वो पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। यही है एलिमिनेट करने का तरीका, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, और 90% केस में ऐसा ही मेरा सही हो जाता है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पैराजम्बल में 10% ऐसा चांसेस आता है कि पूरा पढ़ने के बाद भी, मीनिंग निकलने के बाद भी गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो उतना तो आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डी को ऐसे रिमूव कर दिया, डी हमारा हो ही नहीं सकता। अब बच के ए और सी। सी पढ़ेंगे भाई कि इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आज के फास्ट चलने वाली दुनिया में मेनी यंग प्रोफेशनल्स आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, चिंता से सुरक्षित है, मतलब उनको चिंता पकड़ लेता है फटाफट, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। स्ट्रेस ड्यू टू टाइट डेडलाइंस ऑफ डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स। अब देखेंगे कि ये हमारा ए नंबर जो है पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी सी इज द ओनली ऑप्शन। आप यहाँ से पढ़ के फटाफट मार के निकल जाएंगे, ठीक है भाई। पैराजम्बल को 1 मिनट टाइम दो, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, वेलफेयर एंड जस्टिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इन बिल्डिंग अ मोर इगलिटेरियन सोसाइटी। एक यहाँ पे वर्ड देखेंगे इगलिटेरियन, गलत लिखा हुआ है इगलिटेरियन, कैसे लिखते हैं भाई? EGALITARIAN, इगलिटेरियन। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है समतावादी। जैसे कोई चीज़ नहीं बोलते हैं कि समानता के पीछे भागने वाले इंसान, हर किसी को हम समान रूप से देखेंगे, समान अधिकार दिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड इगलिटेरियन, समानतावादी। तो मोर इगलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ऐसा समाज जिसमें क्षमतावादी दिखे आपको। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, डेवलपमेंट होता है विकास, फ्रीडम्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फ्रीडम एक ओ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। हिंडर का मतलब होता है छुपा लेना, सॉरी सॉरी, हिंडर का मतलब होता है भाई बाधा, प्रिवेंट करना, बाधा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिंडर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के अनुसार, बाधा पहुंचाना का उल्टा एड, एड करना मतलब बोलते हैं मदद करना, किसी को सहायता पहुंचाना, बिल्कुल यहाँ पे एंटोनिम हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना, मॉनिटर करना, है ना, कैमरा में लगा के आप देखते हैं, निगरानी करते रहते हैं, निगरानी करना इज ऑल अबाउट मॉनिटर करना। फोर्स डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना। आगे बढ़े, आसान ऑप्शन है। 19 नंबर क्या बोलता है कि द पीजेंट्स वर्क द होल डे in the fields and stopped working in the evening and went to their homes. stopped working, काम को स्थगित कर दिया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। स्थगित कर देना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इडियम, कॉल इट अ डे, स्थगित करना। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये सेंटेंस, बहुत बार पढ़ा होगा ये इडियम, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है भाई, स्थगित कर देना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2-4 और फ्रेजेस हैं इडियम से, उसका मतलब क्या होता है उसको जरा पढ़ के देखते हैं हम लोग, ठीक है। पुट आइस ऑन इट, ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ये कुछ है नहीं, ये कुछ भी यहाँ पे पुट आइस ऑन इट लाइन अराउंड सर्कल, ये कुछ इडियम नहीं है, ठीक है, मुझसे गलती होगी। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं भाई। 20 नंबर क्या बोलता है? 20 नंबर क्या बोलता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है फॉट किया हार्ड अगेंस्ट, ओहो, इविल प्रैक्टिसेस। तो इविल प्रैक्टिसेस में मोर लगाएंगे कि मेनी लगाएंगे? इविल, मेनी प्रैक्टिसेस, मेनी इविल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट उन्होंने फॉट किया था, विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। इविल बोलते हैं जो खराब प्रैक्टिसेस होती है, इविल उसी को बोलते हैं ना, इविल। उसको हम काउंट कर सकते हैं, जो विद्यासागर ने जिसके खिलाफ फॉट किया था, लड़ाई किया था, वैसे थोड़ी कि अनगिनत है, काउंट कर सकते हैं। जब काउंट करने वाली चीजें हैं तो पे क्या लगाएंगे भाई, मेनी, ना कि मोर नहीं होगा। ऑल क्यों भाई, मोस्ट क्यों? मेनी एविल प्रैक्टिसेस। आगे आपका प्रैक्टिसेस करने के बाद आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं पता है आपको? पहले हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं कि किस बारे में क्लोज टेस्ट कह रहा है। फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स, ऐसा कुछ कह रहा है, फाउंटेन्स के बारे में कुछ लिखा गया है। टू ऑनर इंडिविजुअल्स को उससे ऑनर होता है, मतलब पूरी कहानी उसके बारे में लिखा गया। एंटरटेनमेंट के बारे में स्प्लैश है, पैड और स्प्रे पुल, अलाउ सिटी रेजिडेंट्स, ईटीसी ईटीसी कुछ कुछ चीज़ें हैं।
ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं लाइन से कि क्या कह रहा है। तो फाउंटेन्स को हम लोग यूज करते हैं टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स और स्क्वायर को हम लोग डेकोरेट करते हैं टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स, ताकि हम किसी इंसान की किसी घटना का ऑनर कर पाए, उसको आदर करने के लिए फाउंटेन्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर रिक्रिएशन, फॉर इंटरटेनमेंट, किसके किसके लिए, रिक्रिएशन के लिए एंड मनोरंजन के लिए, जिससे कि मनोरंजन भी हो जाए और वो चीज़ रिक्रिएट भी हो जाए, वापस उस चीज़ को हम याद कर पाए। नॉर येट, बिकॉज, बिल्कुल नहीं, एंड हम उसको मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। आगे बढ़ेंगे। स्प्लैश पैड और स्प्रे पुल जो होता है वो अलाउ करता है सिटी रेजिडेंट्स को टू इंटर गेट वेट एंड कूल ऑफ इन समर। नहीं, जहाँ स्प्लैश बोलते हैं जहाँ जहाँ से पानी निकलती है ना, कहीं कहीं स्प्लैश छींटे पड़ते हैं कहीं कहीं से, वो सिटी के जो निवास करने वाले लोग हैं उनको क्या करता है, अलाउ करता है कि आप जो है इंटर करिए, थोड़ा भीगिए, मजे लीजिए, कूल ऑफ कीजिए समर में, है ना। जो म्यूजिकल फाउंटेन होते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, कलर्ड लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक कंट्रोल बाय अ कंप्यूटर फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स। यहाँ देखेंगे जो म्यूजिकल फाउंटेन होते हैं वो किसको किसको क्या करते हैं, तो उसमें जेट ऑफ वाटर होता है, कलर्ड लाइट्स होते हैं, फिर रिकॉर्डेड म्यूजिक होते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइंड करेंगे। अच्छा, एक ही ऑप्शन है कंबाइन ही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। जो म्यूजिकल फाउंटेन्स होता है वो कंबाइंड क्यों, पास्ट में क्यों जाना है भाई। यहाँ पहला सेंटेंस में कह रहा है कि आर यूज्ड, किया जाता है, प्रेजेंट की बात कर रहे थे, क्यों करेंगे यहाँ पे, कंबाइन इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि जो म्यूजिकल फाउंटेन है, अगर सिर्फ एक की बात करें, अगर फाउंटेन्स कहता तो कंबाइन होता, ऑप्शन नंबर 3 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाउंटेन है मतलब कंबाइंस। नंबर 4 पे आते हैं, फाउंटेन्स। अब यहाँ फाउंटेन्स आ गया, कैन, जैसे ही फाउंटेन्स आ गया तो हम यहाँ पे इटसेल्फ नहीं बल्कि देमसेल्फ, एक से अधिक होने के बाद क्या बोलेंगे भाई, देमसेल्फ्स। ऑल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड, यहाँ पे देमसेल्फ होगा ना कि इटसेल्फ। अगर सिर्फ फाउंटेन होता तो क्या बोलते हैं, फाउंटेन कैन इटसेल्फ आल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ फाउंटेन्स है मोर देन वन के, मतलब क्या बोलेंगे भाई, देमसेल्फ्स। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पे आते हैं, प्लेड, कुछ मिस्टेक किया हमने, नहीं नहीं ठीक तो है। फाउंटेन्स कैन themselves also be musical instruments played by obstruction of one or more of their water jets। played by, किसके द्वारा प्ले करते हैं, तो obstruction of one or more than water jets। तो played on ऑफ इस्तेमाल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट पे आते हैं, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश, जो पीने वाला फाउंटेन होता है वो क्या करता है, जब ड्रिंकिंग की बात कर ही दिया तो फ्रेश क्या देगा, ड्रिंकिंग वाटर देगा कि पॉजिटिव थॉट देगा। अब चूंकि ड्रिंकिंग ही फाउंटेन्स तो क्या करेगा, चूंकि यहाँ पे पानी वानी की बात भी हुआ है, देखो यहाँ पे स्प्लैश की बात की है, स्प्लैश पैड जहाँ से पानी निकलते हैं, स्प्रे पूल अलाउ सिटी रेजिडेंट्स, है ना, ताकि वो थोड़ा सा कूल हो सके ठंडे के दिनों में। तो कहीं ना कहीं गेट वेट यहाँ मतलब भीगने की बात भी हो रही थी, कहीं ना कहीं पानी की बात ही करी है जहाँ से वो पानी निकलती रहती है। तो जो ड्रिंकिंग फाउंटेन्स के बारे में कह रहा है कि प्रोवाइड करता है क्या, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर ना, म्यूजिक थोड़ी देगा, पॉजिटिव थॉट। कैसे कैसे ऑप्शन रहते हैं भाई, पता नहीं कैसे बनाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस हम लोगों ने इस सेट को खत्म कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम।